नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम खास तौर पर गुरुवार के दिन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर आते हैं और आज इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसे ही अहम विषय लेकर आए हैं हम आपके लिए। आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन लाइन के जरिए और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वो है बदलते मौसम में पशुओं का रखरखाव और पशुओं में गर्भधारण की समस्या और समाधान। तो ये महत्वपूर्ण विषय है पशुपालन से जुड़े हुए, जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखेंगे और फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर आर.एन. शर्मा, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर गुड़गांव में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शर्मा। इसके अलावा हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र किशोर शीतल, जो कि सहायक प्राध्यापक है पशु मादा रोग एवं प्रसूति विभाग, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना से। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और आइए अब इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो पशु हैं उनसे अच्छा जो उत्पादन है वो प्राप्त करने के लिए उनकी सेहत का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी होता है। और मौसम हम देख रहे हैं कि लगातार ये बदलता जा रहा है। बहुत अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है कई इलाकों में, लेकिन इसके साथ ही अब बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। तो जब इस तरह से मौसम बदलता है तो ये पशुओं के स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, कितना पशुओं को ये प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल, देखिए, मौसम का हमारे पशुओं पर और हम मनुष्यों के ऊपर भी सीधा असर पड़ता है। और जैसे हम पशु की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो मानसूनी सीजन है ये शुरू हो चुका है और दक्षिण से लेकर और अब लगभग उत्तर तक बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और अब तक देखा गया है कि जो मौसम था बहुत ज़्यादा गर्म था। पिछले 10 दिन से देखें तो तापक्रम भी बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे में हमारे पशुओं को बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाव करना पड़ा। और अब जो है चूंकि बारिश शुरू हो चुकी है तो जब भी मौसम बदलता है तो हमारे पशुओं में मौसम बदलने के साथ साथ उनकी जो रोग रोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में हमें किसान भाइयों को चाहिए कि इस तरह का जो बदलता हुआ मौसम है, जैसे कभी गर्मी होगी उसके बाद में कई बार बहुत भारी बारिश हो जाती है, लगातार बारिश हो जाती है और कई दिन का गैप भी हो जाता है। जब गैप होता है तो बहुत तेज धूप निकलती है। तो ऐसे मौसम में अपने पशुओं का मौसम के हिसाब से प्रबंधन करना चाहिए। अगर मान लो गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज गर्मी है, तो उनको खुले में नहीं रखें, उनको छाया में रखना चाहिए। और इस मौसम के अंदर ये देखा गया है कि जैसे ही बरसात होती है तो वातावरण में नमी हो जाती है और तापक्रम ज्यादा रहता है। तो इस तरह की जो गर्मी है वो उसमें हमारे पशुओं को या हम लोगों को बहुत ज्यादा उसमें परेशानी होती है, वो ज्यादा प्रभावित करता है। तो ऐसे मौसम में जरूर ध्यान रखें कि अगर पशु मतलब धूप में है तो उसको छाया में रखें, हवादार जगह में रखें ताकि वो गर्मी से उसका प्रभाव न हो। और अगर जैसे बारिश होती है लगातार तो ये ना सोचे कि अब तक तो बहुत गर्मी पड़ रही थी अब इसको भीगने दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। घंटा 2 घंटे हम अपने पशुओं को बारिश में भीगने दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी रात अगर बारिश होती है तो वो उनको खुला छोड़ दिया जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर दिया तो पशु बीमार हो सकता है, उसको सर्दी हो सकती है, कई बार बुखार भी हो सकता है और भी कई तरह की समस्या उसको मतलब हो सकती है। डॉक्टर शर्मा, आज इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस मौसम में पशुओं को किन किन तरह के रोग और बीमारियों का खतरा रहता है और पशुपालकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बरसात हो रही है। गर्मी से बरसात के इस बदलते मौसम का असर पशुओं पर कम से कम हो, इसके लिए पशुओं की खास देखरेख करें। पशुओं के आहार का ध्यान रखें। बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। बरसात में पशुओं में गलघोटू और मुंहपका खुरपका जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है। इसीलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाएं।
बरसात में शेड में पानी नहीं भरने दें और बाड़े की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़े की सतह सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए सप्ताह में 1 या 2 बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर दें। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं। इसीलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी खास ध्यान रखें। पशु को बरसात में सुपाच्य संतुलित आहार दें, जिसमें 60% गीला या हरा चारा और 40% सूखा चारा होना चाहिए। पशुओं के बाड़े की छत से पानी न टपकने दें और बाड़े के आसपास पानी का ठहराव न होने दें। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं, जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि पशुओं में अगर गर्भधारण की समस्या की बात की जाए तो आमतौर पर किस तरह की समस्याएं सामने आती है पशुपालकों के सामने? देखिए, पशु के गर्भधारण की समस्या में मुख्य रूप से गर्मी के लक्षण की पहचान होता है। इसके साथ साथ एआई का समय, कृत्रिम गर्भधारण आप करा रहे हैं तो उसका समय क्या होना चाहिए, पशुपालक उसके समय कृत्रिम गर्भधारण का समय पहचान नहीं कर पाते हैं या गर्मी के लक्षण उनको सही से नहीं मिल पाता है। जैसे इस सीजन में जिसमें अभी तापमान ज्यादा रहता है और ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, तो भैंस के में देखेंगे तो गर्मी के लक्षण बहुत कम दिखाई देंगे या नहीं के बराबर रहता है। अभी अगस्त के बाद सितंबर जब स्टार्ट होगा तो गर्मी के लक्षण उसमें आएंगे और माने उसमें कृत्रिम गर्भधारण के लिए तैयार होंगे। इसके साथ साथ रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम मेन होता है इसमें गर्भधारण की समस्या में। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे निषेचन का ना होना, भ्रूण का मर जाना, ऊर्जा की शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, इसके कारण से ज्यादा होते हैं। अधिक प्रोटीन युक्त यदि कोई भी अगर चारा खिला रहे हैं ज्यादा प्रोटीन युक्त, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एआई के तुरंत बाद यदि खिलाते हैं तो उसमें भ्रूण के मरने का समस्या ज्यादा रहता है। जी। इसके साथ साथ गर्भाशय की बहुत सारी बीमारियां हैं जो पशु में गर्भधारण की समस्या उत्पन्न करता है, जैसे इंडोमेट्राइटिस होता है, पस और पायोमेट्रा पस भर जाता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेर का रुक जाना, ये सब प्रमुख समस्याएं हैं जिससे। तो डॉक्टर शैलेंद्र, इस कार्यक्रम में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे गर्भधारण से जुड़ी हुई इन तमाम समस्याओं के बारे में। आइए हेलो किसान कार्यक्रम में इससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। कई बार पशुओं में गर्भधारण न हो पाने यानी बांझपन की समस्या हो जाती है। पशुओं में दूध देने के 10 से 30% मामले बांझपन और प्रजनन विकारों से प्रभावित हो सकते हैं। बांझपन के कई कारण होते हैं, जैसे गर्भधारण कर एक बच्चे को जन्म देने में विफलता, मादा में कुपोषण, संक्रमण, जन्मजात दोष, गलत प्रबंधन और हार्मोनों में असंतुलन। पशुओं को बांझपन से बचाने के लिए ब्रीडिंग कामोत्तेजना अवधि के दौरान की जानी चाहिए। अगर पशु कामोत्तेजना नहीं दिखाते हैं या फिर जिन्हें यौन चक्र नहीं आ रहा हो, उनकी जांच करा लेनी चाहिए। कीड़ों से प्रभावित होने पर 6 महीने में एक बार पशुओं का डिवर्मिंग कराना चाहिए। पशुओं को ऊर्जा के साथ प्रोटीन, खनिज और विटामिन वाला संतुलित आहार देना चाहिए। ये गर्भाधान की दर को बढ़ाता है। गर्भावस्था के दौरान हरे चारे की पर्याप्त मात्रा देनी चाहिए। गायों की सेवा करने और बछड़े पैदा करने से गर्भाशय के संक्रमण से बड़े पैमाने पर बचा जा सकता है। गर्भाधान के 60 से 90 दिनों के बाद गर्भावस्था की पुष्टि के लिए जानवरों की जांच करा लेनी चाहिए। गर्भवती पशु को बेहतर प्रबंधन देना चाहिए। पशुपालक को पशु के सही मद अवस्था में न होने की दिशा में उसका जबरदस्ती गर्भाधान नहीं करना चाहिए और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को भी अनावश्यक रूप से पशु को टीका नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से रिपीट ब्रीडर की संख्या बढ़ती है और पशु को कई और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसानों और पशुपालकों को अच्छा प्रजनन या बछड़े पाने की उच्च दर हासिल करनी है तो नर और मादा दोनों पशुओं की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें रोगों से मुक्त रखना चाहिए।
जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर शैलेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि कई तरह की समस्याएं हो सकती है, लेकिन सबसे पहली बात जो ये है वो है कि पशुपालकों को समझना होता है कि पशु हीट में कब है, इस लक्षण को जानना जरूरी है। और यहाँ तक कि साइलेंट हीट की बात भी हमने सुनी है, जब किसी तरह का खास लक्षण प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या आप उपाय बताएंगे? पहले तो लक्षण की पहचान होना आवश्यक होता है पशुपालकों के लिए। जी जी। आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो गाय हैं या भैंसे हैं रात के समय में या सुबह तक माने हीट में आती है। तो बाड़े को आप माने रात में भी जरूर 1-2 बार चेक करें। जब लक्षण आने का समय अब हो गया है तो उसमें जरूर चेक करें। और भैंस के केस में होगा सिर्फ हल्का सा निगार निकलता हुआ दिखेगा, जबकि गाय में बेलोइंग जो बार बार बोलेगी, पेशाब रुक रुक कर होगा, निगार गाय के केस पे बहुत ज्यादा निकलता है, तो स्पष्ट रूप से पहचान में आ जाता है। कुछ गाय जिसको चुप्पा गाय बोलते हैं, साइलेंट हीट बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्का निगार रहेगा, गाय शांत रहेगी, उस समय निगार बैठेगी तो निगार उसके पूंछ पर या आसपास लगा रहेगा। उससे आप पहचान कर सकते हैं कि गाय हीट में है, और इसको पशु चिकित्सक को या एआई वर्कर को बुला करके आप अंदर से जांच करके चेक करा सकते हैं और एक कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका दोबारा रुक करेंगे, लेकिन इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते। मेरे 2 सवाल हैं। जी बताएं। पहला सवाल मैम ये है कि बरसात के मौसम में हमारे यहाँ पशुओं को बैखरा की समस्या आ जाती है, हर साल होता है, तो इसके लिए इस बार ना हो, इसके लिए क्या क्या निराकरण कौन सी कर सकते हैं? समस्या आती है बरसात में, एक बार फिर से बताएं। बैखरा की समस्या आती है मैम हर साल को। क्या लक्षण होते हैं, क्या होता है इसमें? मतलब ये हमारे यहाँ बैखरा बोलते हैं, पैरों में आते हैं मैम, कीड़े होते हैं पैरों में, जो उनके जो पैर होते हैं ना उसके बीच में, मतलब बिल्कुल जमीन में जो होते हैं ना, खुर बोलते हैं उसको, उसके अंदर। जी 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 बिल्कुल। और दूसरा सवाल आपका कि एक दवा है एल्बेंडाजोल, एक गोली है, तो जो कृमि वाली दवा है, तो एक भैंस है जिसका गर्भधारण है 6 महीने का, तो क्या उसको गोली दे सकते हैं या फिर नहीं देना चाहिए अभी? जी ठीक है, आइए आपके पहले सवाल का जवाब पहले ले लेते हैं। डॉक्टर शर्मा बताएं। हाँ, पहले जो इन्होंने समस्या बताई है कि खुरों के बीच में घाव हो गए हैं, देखिए ये मुंह पका खुरपका रोग है, और ये हमारे देश के अंदर पूरे देश के अंदर ये भयंकर रूप से फैलता है जब इसका प्रकोप होता है। परंतु हमारी भारत सरकार ने इसका टीकाकरण अभियान चला रखा है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे प्रत्येक पशु चिकित्सालय पर जो किसान भाई हैं अपना पशु ले जा सकते हैं, बल्कि उनके घर पर जाकर इसका टीकाकरण किया जा रहा है, और उनकी बल्कि टैगिंग भी हो रही है, ताकि ये हमारे देश के अंदर इस रोग से पूरी तरह से मुक्ति पा सके। अगर फिर भी अगर आपने टीका नहीं लग पाया है और आपके पशु को मुंह पका खुरपका रोग हो गया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा, इसका ये वायरस से होने वाला एक रोग है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, और इसका असर पशु के मुंह पर, पशु के मुंह में छाले हो जाएंगे, जीभ के ऊपर और पूरा जबड़े में, और खुरों के बीच में भी इसमें घाव हो जाते हैं। जी तो आपको ये मैं सलाह दूंगा कि पशु के मुंह को फिटकरी का 1% घोल या पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको आप लाल दवाई कहते हैं, उसका 1% घोल से उसको दिन में 2-3 बार धोएं। बोरोग्लिसरीन भी उसमें मुंह में और जीभ के ऊपर लगा सकते हैं, उससे भी जो उसके छाले हैं या जो घाव हो गए उनमें भी बहुत आराम मिलता है। और खुरों के बीच में आप आधा हिस्सा फिनाइल और आधा हिस्सा पानी ये मिलाकर दिन में 2-3 बार डालें, और बहुत सारी आजकल क्रीम आती हैं जिनसे खुरों के बीच में उसको लगाएं। स्प्रे भी आता है, स्प्रे आपको आसान रहेगा क्योंकि वो दूर से भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उससे घाव तो ठीक होगा ही, और उससे मक्खी नहीं बैठेगी। कई बार आजकल के जैसे बरसात का मौसम है, मक्खी बैठने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और वाकई जब कीड़े पड़ जाते हैं भैंस में तो उसका निराकरण करना बड़ा भारी बात हो जाती है। तो उसको ना हो इसलिए आप उसका स्प्रे करते रहें और उसको नरम चारा खिलाएं और उसको दूसरे पशुओं से अलग रखें। बिल्कुल। तो विपिन जी, मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जो उपाय हैं ये जरूर आप अपनाएंगे, इस सलाह पर जरूर आप अमल करेंगे, और ये जो समस्या है उससे आपको छुटकारा भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से, उनसे बात करते हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका,
पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ अच्छे गुण वाला पौष्टिकता वाला सैलेड बनाने के लिए हमें क्या क्या उसमें मिलाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। दूसरी चीजें बदलते हैं मौसम में कौन सी पशुओं को बीमारी घेर सकती है, उनसे किस प्रकार से सावधान रहे और किस प्रकार से उसे निजान पाए। जी जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर शर्मा बताएं। देखिए, जो आपने चारे की बात कही है, हमारे पशुओं को स्वस्थ रहने के लिए, उसके दूध उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको संतुलित आहार खिलाएं। संतुलित आहार का मतलब ये है कि उसके चारे दाने के अंदर वो सारे तत्व मौजूद हों जो पशु के शरीर के रखरखाव के लिए और दूध उत्पादन के लिए ज़रूरी होती हैं। और इसमें प्रमुखतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज मिश्रण और विटामिन्स, और ये हमको मिलते हैं। अगर आप घर पर आप दाना बनाना चाहते हैं इस तरह का संतुलित, तो उसमें 40% आप जो है ना कोई भी अनाज ले लें, बल्कि 2-3 अनाज मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उनमें प्रमुखतः गेहूँ, मक्का, जौ, जई, बाजरा, ये इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, उसमें खल बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रोटीन का सोर्स होता है, उससे पशु का दूध भी बढ़ता है। तो प्रोटीन के लिए हम लोग किसान भाई कई तरह को खल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सरसों की खल है, मूंगफली की खल है, बिनौले की खल है। जो भी खल आपके क्षेत्र के अंदर सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो उसका लगभग 30% के आसपास उसमें प्रोटीन का सोर्स उसमें मिलाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है, उसमें अगर संभव हो तो चोकर दें या गेहूं का दलिया दे दें, या जो छिलका दे सकते हैं, चने का छिलका है। उसके बाद में 2% उसमें खनिज मिश्रण बहुत देना जरूरी है। खनिज मिश्रण से हमारे पशु को दूध उत्पादन और शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सारे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, अन्य तरह के इसके अंदर तत्व पाए जाते हैं, और उससे बहुत सारी बीमारियों की भी रोकथाम होती है। साथ ही साथ 1% उसमें नमक बहुत जरूरी है। तो नमक से पशु की प्यास बनी रहती है, उसकी भूख बनी रहती है। तो ये इस तरह का अगर चारा दाना आप खिलाएंगे तो निश्चित रूप से आप जो है अपने पशु से ज्यादा दूध ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जो बात आपने कही, जो आहार की व्यवस्था है उसमें भी तब्दीलियां लाना बेहद जरूरी है, और पशुपालकों को इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल और इसके साथ ही पशुओं में गर्भधारण से जुड़ी समस्याओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। राहुल कुमार जी कौशाम्बी भी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राहुल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। राहुल जी कृपया टीवी की आवाज बंद कर दें, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बात करें। जी मैडम नमस्ते। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए राहुल जी, बताएं। जी मैडम नमस्ते। मैडम जी नमस्कार। मैडम मेरे पास एक गाय मैडम, उसको मैंने कई बार बीज डलवाया लेकिन मैडम वो रुक नहीं रही है मैडम। अच्छा ठीक है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे में क्या किया जा सकता है। डॉक्टर शैलेंद्र बताएं कि गर्भधारण न कर पाने की ये क्या वजह हो सकती है। देखिए, सबसे पहले गर्भधारण कराने से पहले आप पशु के हीट को चेक करें, गर्मी कब आती है। जी। गर्मी का लक्षण आपको सुबह में दिखाई देता, शाम तक आपको पहला एआई करा लेना है।
उसके बाद में यदि शाम में अगर दिखाई देती है पहला लक्षण, तो सुबह तक आपको एआई जरूर करा लेना है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि कोई अगर यदि आपके पास में विदेशी नस्ल की गाय है तो 2 से 3 दिन तक गर्मी में रहती है, तो वो ऐसी स्थिति में आप कोशिश कीजिए कि 2 या 3 बार भी आप कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं। इससे पशु के गाभिन होने की जो माने ज्यादा चांस रहता है इसका। इसके साथ साथ आप दवा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कृत्रिम गर्भाधान के समय में आप एक इंजेक्शन आता है रिसेप्टर, जैसे डॉक्टर के सलाह से ही देना चाहिए, आप इसका यूज कर सकते हैं। इससे आपको गर्भाधान की समस्या का से निजात मिल सकता है। लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर को बुला करके आप चेक कराएं कि बच्चेदानी में कोई बीमारी तो नहीं है, शिष्ट हो जाता है जिसके कारण से कभी कभी गर्भाधान की समस्या होती है। तो ऐसे कंडीशन में बार बार आप एआई कराइएगा लेकिन सक्सेस नहीं मिलेगा, तो आप उस समय चिकित्सक के सलाह से ही आगे बढ़िए उसके लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर शैलेंद्र, मुझे उम्मीद है कि राहुल जी जरूर आपके सुझाव पर अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश जी, शिमला से। आइए उनसे बात करें। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार जी। राकेश जी कृपया पहले टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी इससे। ये किस कारण से होता है ये खुरपका मुंहपका, इसकी क्या होती है? आइए जानते हैं क्या वजह होती है खुरपका मुंहपका की। जी डॉक्टर शर्मा। देखिए, जो मुंहपका खुरपका रोग है एक प्रकार के विषाणु के द्वारा होता है और ये विषाणु हवा में रहता है। जब भी पशु का जो ताकत है, जो शरीर की रोग रोधक क्षमता कम होती है, तब ये जो वायरस है ये अटैक करता है और इसका प्रमुखतः जो हमला करता है ये पशु के मुंह और खुरों के बीच में करता है। और ये बहुत ही एक तरह की संक्रामक रोग है, बहुत तेजी से एक पशु से दूसरे पशु में ये फैलता है। तो इसका सीधा सा जो उपाय है इसको रोकने का, आप उसको टीकाकरण करवा लें। और इसका टीकाकरण हमारे देश के प्रत्येक पशु चिकित्सालय पर होता है और साल में इसका 2 बार टीकाकरण किया जाता है। हर 6 महीने के ऊपर इसका टीकाकरण कराना चाहिए। और इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टीका होता है ये फ्रिज में रखा जाता है, तो ठंडी अवस्था में होना चाहिए। और जहाँ पर टीका लगाएं डॉक्टर, तो उस जगह को थोड़ा मालिश कर देनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है वहाँ पर गांठ बनने का अंदेशा रहता है, अगर आप उसकी मालिश कर देंगे और थोड़ा बहुत उसकी अगर मान लो बुखार भी बनता है हल्का सा, तो उस दिन उसको आप अच्छी तरह से खुराक दें, साफ़ सुथरी पे जगह पे रखें। तो ये अगर लगातार आप टीका लगवाएंगे तो निश्चित रूप से ये रोग होगा नहीं आपके पशु को। जी बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है कि जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, भारत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं। जी भारत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हमारे पास 2 भैंसे जानवर है। भारत जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। हमारे पास 2 भैंस के जानवर है। ठीक है, 2 भैंसे हैं आपके पास, ठीक है। उनके 6 से 7 महीने जन्म हो गए, अभी तक वो गर्मी में नहीं आ रही है। ठीक है, गर्मी में नहीं आ रही है। आइए जानते हैं डॉक्टर शैलेंद्र क्या सुझाव देंगे ऐसे में आप इन्हें। देखिए अभी जो है ना गर्मी का समय चल रहा है, ठीक है। तो पशु जो भैंसे हैं तो भैंसे जनरली मई से लेकर के और अगस्त तक में गर्मी में नहीं आती है, या इसका लक्षण बहुत कम दिखाई देता है। तो आप कभी मिनरल मिक्सचर इसको खिला सकते हैं, डिवॉर्मिंग करा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बरसात खत्म होगा गर्मी कम हो जाएगी और अगस्त के बाद जैसे सितंबर में हम लोग प्रवेश करेंगे उस समय भैंस गर्मी में का लक्षण दिखाएगी। उस समय आप कृत्रिम गर्भाधान या सार के द्वारा जी करा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शैलेंद्र, यहाँ पर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे उसका जवाब। कुछ देर पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे विपिन जी, जिन्होंने ये जानना चाहा था कि उनके पशु ने गर्भधारण किया हुआ है, ऐसे में एल्बेंडाजोल जो दवा है क्या वो दे सकते हैं या नहीं, तो क्या ये सुरक्षित है? नहीं जी, अल्बेंडाजोल सुरक्षित नहीं है। इसमें जब पशु गर्भवती है तो उस समय में आप फेनबेंडाजोल दे सकते हैं। अल्बेंडाजोल से एबॉर्शन का चांस हो सकता है या उसके बच्चे में विकृति पैदा हो जाती है, इसलिए अल्बेंडाजोल नहीं दे। फेनबेंडाजोल आप दे सकते हैं, प्रेगनेंसी सेफ होता है।
जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राकेश जी इस वक्त हमारे साथ माफ कीजिएगा, रोशन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रोशन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। रोशन जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। गैया का बच्चा है, उसमें गांठ जैसे पूरे इसके शरीर में हो रहा है। अच्छा हाँ, डॉक्टर शर्मा जी। हाँ जी, देखिए जो छोटी छोटी गांठ पूरे शरीर में हो जाती हैं, ये एक प्रकार का रोग है। तो इसके लिए मैं इसका बहुत अच्छा तरीका है, एक आइवरमेक्टिन नाम का एक इंजेक्शन आता है, उसका अगर 1 ml टीका आप सबक्यूटेनियसली अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से लगवा लेंगे तो, और 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद इसको एक बार दोबारा लगवा दीजिए, तो ये जो गांठ की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और गांठ शरीर से पूरा निकल जाएंगी। और उसकी पशु की सफाई भी आप रखें, और उसको डेल्टा मेथ्रिन नाम की एक दवाई आती है, अगर जब तक इंजेक्शन नहीं था तो उसका 2 ml दवाई 1 लीटर पानी मिलाकर उसको नहला दें, तो ये धीरे धीरे गांठ इसकी ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो रोशन जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर शैलेंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की भी जो समस्या है वो कई बार देखी जाती है, इसकी क्या वजह होती है और दरअसल ये क्या है रिपीट ब्रीडिंग, हमें समझाएं। देखिए, रिपीट ब्रीडिंग में पशु जो होते हैं हर 21 दिन 18 से 21 दिन में गर्मी में आ जाती है, लेकिन आप कृत्रिम गर्भाधान कराने के बाद भी यदि 2 से 3 बार हम गर्भाधान करा रहे हैं हर 18 से 21 दिन में और गाय गाभिन नहीं हो रही है तो उसको रिपीट ब्रीडिंग बोलेंगे जी। तो इसका समस्या का मुख्य कारण है कि निषेचन नहीं होना। जब आप सीमेन हम दे रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं तो निषेचन नहीं हो रहा। यदि निषेचन हो गया है तो भ्रूण का मर जाना। ये बहुत सारे इसके कारण हैं। पहला तो है कि आप सही समय की पहचान आपको होनी चाहिए। यदि सुबह में गर्मी का लक्षण देख रहे हैं तो शाम में एआई करें, शाम में है तो 12 घंटे के बाद सुबह में आप एआई कराएं। जिस गाय में अगर गर्मी का लक्षण 2 से 3 दिनों तक है उसको 2 से 3 बार आप कृत्रिम गर्भाधान करा सकते हैं। इसके साथ साथ गर्भाशय की बीमारियां कुछ होती है जी। इसमें गाय तो गर्मी 21 दिन में दिखाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो निगार जो निकलता है गर्मी के समय में, उसमें कुछ ना कुछ उसमें इन्फेक्शन रहता है जी। तो उस इन्फेक्शन माफ कीजिएगा डॉक्टर शैलेंद्र, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। गर्भाशय की बीमारी से जुड़ी जानकारियां लेंगे हम आपसे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। पहले रमेंद्र सिंह जी इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए पहले उनसे बात करें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी, नमस्ते जी। मैं अपने मोइदा तहसील पांचमल जिला बड़वानी से बोल रहा हूँ। मैडम जी मेरे पास देसी नस्ल की छोटी प्रजाति की गाय है। ठीक है। तो एक तो वो ब्याती है तो दूध ज्यादा नहीं दे पाती, 1 लीटर सवेरे 1 शाम को। अच्छा। और उसके बाद जो बछड़े वो भी छोटे ही होते हैं, तो अगर इनको जैसे गिर गाय नस्ल की जैसे बड़ी प्रजाति के अगर बछड़े लेना है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए और कैसे करना पड़ेगा जी, और दूध में कैसे ज्यादा आएगी ये? ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर शर्मा कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जो दूध की मात्रा है वो प्रजाति के ऊपर निर्भर है। अब जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास जो गाय है वो छोटी कद की है, तो इसके 2 तरीके हैं कि या तो आप जो गिर नस्ल है या साहिवाल है या मैं कहूँगा कि फ्रीजन है, उससे आप क्रॉस करवा दें। उसका वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा अस्पताल में है, तो जो अगला बच्चा पैदा होगा निश्चित रूप से वो आपकी जो गाय है उससे ज़्यादा साइज में भी बड़ा होगा, और वो अगर बछिया होगी तो आगे चल के जब भी वो गाय बनेगी तो दूध भी ज़्यादा होगी। अन्यथा आप अब चूँकि आप देखिए काम आपको उतना ही करना पड़ता है, चाहे आप गाय गिर नस्ल पालें या साहिवाल है या जो आपके पास है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि आप धीरे धीरे करके इन अच्छी जो नस्ल है हमारी साहिवाल या गिर या राठी है या थारपारकर है, ये गाय आप खरीद लें और उनसे आपको न केवल अच्छा दूध मिलेगा बल्कि दूध की क्वालिटी भी बहुत होगी। और आज कल हमारे देश के अंदर इन देसी नस्लों का बढ़ावा भी दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी इसमें काफ़ी सहायता दी जा रही है। तो आप धीरे धीरे अपनी इस नस्ल को सुधारें भी और कुछ अपनी गायों को बदल भी दें। जी,
तो रमेंद्र जी, उम्मीद है कि आप इस सुझाव पर जरूर अमल करेंगे। ये अच्छा है कि आप देसी गाय पालन कर रहे हैं, लेकिन आप और उन्नत नस्ल की जो गाय है, देसी गाय हैं, वो अपना सकते हैं और उससे अच्छा दूध उत्पादन भी आप हासिल कर सकते हैं। बहरहाल, हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल और पशुओं में गर्भधारण से जुड़ी समस्याओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं और भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सलाह ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। आइए उनका पहले सवाल लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं। हेलो, रामखिलावन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से। रामखिलावन जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो रामखिलावन जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में जो पशु है उन्हें कई तरह की बीमारियां लग सकती है। गलघोटू रोग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होता है गलघोटू रोग में और कितनी खतरनाक ये बीमारी है और क्या है बचाव के उपाय? देखिए जी, गलघोटू रोग बरसात के होने वाला एक विशेषकर भैंस के अंदर होने वाला एक बहुत ही खतरनाक रोग है। और ये रोग एक प्रकार के जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। और देखा गया है कि जब भी बरसात होती है तो बरसात के शुरू होने के बाद में ही जिस क्षेत्र के अंदर पानी भरता है या निचला हिस्सा होता है उन पशुओं में ये बीमारी अचानक आती है। और ये बीमारी जो जीवाणु हैं वो उसका आक्रमण इतनी तेजी से होता है कि पशु को बहुत तेज बुखार होता है। उसमें लगभग 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार चला जाता है। पशु चारा नहीं खा पाता, सुस्त होता है और गले पर उसके सूजन हो जाती है। और गले पर सूजन होने के कारण वो सांस नहीं ले पाता, निमोनिया हो जाता है। और कई बार तो ये इसका प्रकोप इतना गंभीर होता है कि जब तक डॉक्टर को बुलाया जाता है उससे पहले ही पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये बरसात के होने वाला बहुत ही एक खतरनाक रोग है। और इसके लिए भी हमारी सरकार ने प्रत्येक अस्पताल पर साल में 2 बार इसका टीकाकरण किया जाता है। तो किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि अब तक शायद सबके गाय भैंस में से भी टीका लग चुका होगा और अगर नहीं लगा है तो अभी भी
तुरंत ही, चूंकि बरसात शुरू हो चुकी है, इसका टीकाकरण करवा लें। यही इस रोग का रोकने का उपाय है। अगर ये रोग हो गया तो वाकई बहुत मुश्किल होता है पशु को बचाना। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे ही पशु को आपको लगे सुस्त हो गया है या दूध कम दे रहा है, चारा नहीं खा रहा, तो उसमें जल्दबाजी करनी चाहिए और तुरंत ही नजदीक के पशु चिकित्सक से उसका जांच करा के उसको इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल, तो लक्षण नजर आते ही बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। जो नजदीकी पशु चिकित्सक हैं उनसे जरूर संपर्क करें। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर शैलेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भाशय से जुड़ी बीमारियों का आप जिक्र कर रहे थे, तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, गर्भाशय की बीमारियों में मुख्यतः इंडोमेट्राइटिस होता है, जिसमें बच्चेदानी के अंदर का जो भाग होता है उसमें सूजन आ जाता है जी। इसका ही बृहद रूप है मेट्राइटिस। अगर ज्यादा दिन तक इंडोमेट्राइटिस रह गया तो मेट्राइटिस डेवलप हो जाता है, फिर अंततः पस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके साथ साथ आप देखिए कि बच्चे जब कष्टमय प्रसव होता है, प्रसव के दौरान बच्चा फंस जाता है, तो अगर उसके समय के साथ साथ जेर रुकता है, जेर का रुकना जिसको बोलेंगे 8 से 12 घंटे के बाद भी जेर नहीं निकलता है, और जेर को हम अगर छोड़ देते हैं बहुत काफी दिनों तक, तो माने इन्फेक्शन के उसके कारण से अगर हो जाता है तो गर्भाशय की बीमारी से माने गर्भधारण की समस्या पैदा होता है। इसके साथ साथ आप गर्भाशय की बीमारी के आपको इलाज के लिए आपको सबसे पहले कि जब गाय हीट में आएगी, गर्मी में आएगी, तो लक्षण दिखाएगी। निगार के साथ साथ हल्का सा पस रहेगा, कभी कभी ये पस दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए जांच कराना पड़ता है आपको जी। इसके लिए आप सैंपल को ले जाए लैब में, आप दे सैंपल को, एक व्हाइट साइड नाम का टेस्ट होता है, उससे आपको मालूम चलेगा कि इसमें इन्फेक्शन है कि नहीं। फिर एक और दूसरा टेस्ट होता है जिसे कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। वो टेस्ट यदि कराइएगा तो कोई इन्फेक्शन कितना मात्रा में है और कौन से एंटीबायोटिक देने पे ये ठीक होगा, तो उसका पता चलता है। तो इसके आप उस एंटीबायोटिक का चयन कर सकते हैं और डॉक्टर को बुला करके आप बच्चेदानी को धुलवा सकते हैं। तो धुलवाने के बाद में यदि गाय फिर से अगर गर्मी में आती है तो उसका अगर कृत्रिम गर्भधारण कराएंगे तो गर्भधारण की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अजय कुमार जी जयपुर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। अजय जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे रुकावट आएगी। आप फोन लाइन के जरिए हमसे बात करें। अजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैम, आवाज आ रही है मेरे पास में। जी जी, टीवी की आवाज बंद रखेंगे जी। बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपना जो एनिमल होता है तो उसमें मतलब ईटिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद कंफर्म हो जाता है कि गर्भधारण हो चुका है इसमें। जी ठीक है, तो मतलब कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद ये कैसे जान पाएंगे कि गर्भधारण हो चुका है, ये जानना चाहते हैं? मैम, हमने 3 या 4 महीने के बाद में कंफर्म करवाया था डॉक्टर से। अच्छा डॉक्टर शैलेंद्र, तो उसके बाद में मैम वो डेयरी वगैरह देती है तो वो कंटिन्यू चलती है उसमें। जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। तो उसके बाद मैं ये बोल रहा था कि अपने जो भी गर्भधारण के बाद में जी गर्भधारण के बाद में 3-4 महीने में कंफर्म किया कि वो कंफर्म हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में वो ना जो डेयरी लगातार देती है लिक्विड टाइप में जी जी जी। डॉक्टर शैलेंद्र, देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि गर्भधारण का आप कंफर्म करा चुके हैं डॉक्टर के द्वारा 3 से 4 महीने में जी। उसके बाद में हल्का निगार आता है कि सर्विक्स में 4 से 5 रिंग होते हैं, तो पहला रिंग है ना, कभी कभी टूटता है, उससे हल्का म्यूकस के रूप में हल्का डिस्चार्ज होगा। ये डिस्चार्ज गाढ़ा होता है, कभी पतला भी रहेगा, तो उससे घबराने की बात नहीं है। डिस्चार्ज सही से हुआ है तो गाय आपकी गाभिन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। सुमित जी जिंद हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। सुमित जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में काफी रुकावट आती है, इससे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बात करें। ठीक है जी, पूछे अपना सवाल। दरअसल मैम
मैम दरअसल मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि कितना दाना डालना चाहिए एक समय में जब भैंस दूध दे रही है और जब नहीं दे रही। अच्छा। और दूसरा, अगर जैसे हम शहर में रहते हैं, यहाँ सूखा चारा ज्यादा मिलता है, हरा चारा मुश्किल से मिल पाता है जी, तो उस हरे चारे की पूर्ति कैसे हो? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। आइए इसका जवाब लेते हैं जी। डॉक्टर शर्मा बताएं। हाँ देखिए, आपने बताया कि कितना दाना देना चाहिए जी। तो देखिए मैं आपको शुरू से ही बता देता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, बछिया बछड़ा, तो 1 महीने तक तो वो पूरी तरह से दूध पे रखना चाहिए, क्योंकि तब तक उसका पेट का विकास नहीं होता। और 4 महीने तक उसके पूरे 4 पेट बनने की प्रक्रिया पूरी जाती है, तब आप उसको दूध कम कर सकते हैं और उसको हरी पत्ती और जो थोड़ा सा जो आप बड़े पशु को देते हैं उसकी माँ को वो दाना दे सकते हैं। और उसको लगभग 250 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक दे सकते हैं। जब कोई भी बछिया या कटिया 1 साल की जाती है तो उसको 1 किलो दाना उसके शरीर के लिए, रख रखाव के लिए दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो गर्भ से है पशु, उसको लगभग 2.5 से 3 किलो दाना दोनों समय में गर्भावस्था के लिए उसको देना बहुत जरूरी है। तभी उसमें जो गर्भ के अंदर पशु बच्चा है तो वो ठीक तरह से उसका विकास होगा। और दूध देने वाली गाय या भैंस है, जो जैसे आपने भैंस की बात करी, तो उसका एक फॉर्मूला ये है कि जितना आपकी भैंस दूध दे रही है उसका 2/5 या 1/3 सबसे अच्छा फॉर्मूला है। तिहाई जो है, मान लो आपकी भैंस 12 किलो दूध दे रही है तो 4 किलो दाना और 1 किलो दाना उसके शरीर के लिए, 5 किलो दाना उसको 2.5 किलो सुबह 2.5 किलो शाम को उसको देना जरूरी है। अब चूंकि आप शहर में रहते हैं तो आप हरा चारा नहीं दे पाते, तो उसकी पूर्ति भी आपको इसी दाने से करनी पड़ेगी। तो इसको दाना लगभग 1 किलो दाना आपको बढ़ाना पड़ेगा। और उसमें ये ध्यान रखें कि उसमें मिनरल मिक्सचर और जो नमक है उसका समावेश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हरा चारा है उससे बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स पशु को मिलते हैं। अगर वो हरा चारा नहीं मिलता तो हमें खनिज मिश्रण से उसकी पूर्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर देंगे तो आपका पशु कमज़ोर भी नहीं होगा, पूरा दूध देगा और इस तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। जी बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हुए इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं। हेलो। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। श्रीशंत जी रेवाड़ी हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। जी श्रीशंत जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मैम ये गाय है हमारे पास, एक गाय एचएफ जी एचएफ ब्रीड की गाय है, दूसरे ब्यात की है और 3 महीने की ब्याई होगी जी। वो 3 महीने से दूध दे रही है लगातार। ठीक है। और अभी उसको गाभिन करवाया था हमने 2 बार। ये क्या बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान जो होता है जी, ये करवाया था, लेकिन वो जो है मान नहीं पा रही, वो बार बार रिपीट हो जा रही रिपीट हो जाती है। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट बता देते तो। जी आइए जानते हैं क्या करें ऐसी स्थिति में। जी डॉक्टर शैलेंद्र। देखिए, आपके पशु रिपीट हो रहा है, मान नहीं रही है, तो सबसे पहले आप, क्योंकि दूध देने वाली गाय है, तो आप ध्यान रखें कि दाना उचित मात्रा में होना चाहिए। जो दूध दे रही है और उसके शरीर का जो ग्रोथ होगा उसके एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसके साथ साथ आप मिनरल पर ध्यान रखें। बाजार में बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, मिनरल मिक्सचर रेगुलर दे। इसके साथ एग्रीमिन आई का बोलस आता है, उसको आप लगातार 21 दिन तक जरूर खिलाएं उसको। उसके बाद में इसके साथ साथ आप डिवॉर्मिंग कराएं इसको। डिवॉर्मिंग में अल्बेंडाजोल का 90 ml का लिक्विड आता है, पूरा एक बार में आप पिला दे। इसके बाद में यदि जब गाय हिट में आती है तो उसको निगार जरूर चेक करें। निगार यदि साफ है और हीट समय पर आ रहा है तभी जाकर के आप एआई कराएं। और ध्यान रखें कि गर्मी में आ रही है तो किस टाइम पर कराना है। सुबह में गर्मी आएगी तो शाम में कराए। यदि गाय आपके जैसे एचएफ बताए हैं तो अगर 2 से 3 दिन में अगर हीट में रह रही है तो डबल या ट्रिपल ही एआई भी आप करा सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे दवा है जो डॉक्टर के सलाह पर आप ले सकते हैं। बिल्कुल
जी, डॉक्टर शर्मा भी इस बीच हमारे साथ अगर अपने कॉलर को कोई सुझाव देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मेरा एक सुझाव और है कि कई बार आप लगातार कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, 2 बार से ज़्यादा तो करवाना नहीं चाहिए। अगर तीसरी बार आ रहा है तो समझ लीजिए उसके बच्चेदानी के अंदर कोई न कोई विकार है। बच्चेदानी के मुंह पर कई बार सूजन हो जाती है, अंदर भी सूजन हो जाती है, तो उसकी जांच जरूर करवा लें। और अगर सब कुछ ठीक है तो मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आपने कृत्रिम गर्भाधान करा है तो अगली बार उसको किसी सांड के पास से प्राकृतिक रूप से गर्भाधान कराएं। तो कई बार, और अगर आप लगातार पहले सांड से करा रहे हैं तो उसको अगली बार कृत्रिम गर्भाधान से कराएं। तो थोड़ा सा ये भी बदल कर देखें और उस पर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया निगाह रखें। अगर उसकी लंबी गर्मी चलती है तो उसको 2 बार सांड से उसको मिलवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद उनका जो है ये जो समस्या आ रही है वो नहीं आएगी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। गोविंद जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। गोविंद जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैम। जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैम मेरी गाय गाभिन है। आपकी गाय गाभिन है? हाँ मैम, तो उसको क्या दाना पानी देना है कि ब्याने से पहले मैम? जी आइए जानते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुछ खास सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए इसमें दाना पानी में आप इसमें खल्ली दे सकते हैं इस समय, और आपको गेहूं, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया गेहूं हो गया, जौ बाजरा का मिश्रण आप बना करके आप दे सकते हैं इसमें। इसके साथ साथ बाजार में भी बहुत सारे दाना उपलब्ध है, उसको आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप कैल्शियम दे सकते हैं अभी, क्योंकि बच्चे के विकास में के लिए कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर्स इसमें ऐड करके, मिनरल नाम से आता है, वो ऐड करके और 50-50 ग्राम सुबह शाम करके आप दे सकते हैं, जिससे बच्चा स्वस्थ होगा और गाय के थन का भी विकास होगा इसके साथ साथ। जी बिल्कुल। तो गोविंद जी उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बहुत सारे सुझाव भी आपको मिल गए हैं कि किस तरह से आपको आहार
की जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए। दूरदर्शन किसान कॉल सेंटर के जरिए भी कई सवाल हमारे पास आते हैं और ऐसा ही एक सवाल यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। रुद्र सिंह जी ने राजस्थान से सवाल पूछा है कि गाय में चर्म रोग है, क्या करें? डॉक्टर शर्मा, ऐसे में आप क्या सुझाव देंगे इन्हें? देखिए, बरसात का मौसम हो गया है और ऐसे मौसम में चर्म रोग होने का बहुत संभावना होती है। चर्म रोगों में प्रमुखतः गाय भैंस में देखते हैं तो देखिए कई बार तो पूरे शरीर के ऊपर दाफड़ से बन जाते हैं, मतलब छोटी छोटी फुंसी बन जाती हैं और कई बार खाज हो जाती है, खुजली हो जाती है और उन पर चीचड़ कलीली भी हो जाते हैं। तो जो खाज खुजली की समस्या है, इससे बचाव के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अपने पशु को बरसात के मौसम में सूखी जगह पे बांधें और हवादार जगह होनी चाहिए, तो ये चर्म रोग होने की संभावना कम होगी। और अगर किसी इस तरह की कोई समस्या हो गई है, मान लो जैसे खाज हो जाती है, पशु जो है वो दीवार से रगड़ लेता है या किसी पेड़ से रगड़ता है, उसके बाल भी उड़ जाते हैं कई बार। छोटे कटिया कटरों में भी ये समस्या बहुत जो हो जाती है, कई बार तो पूरा शरीर में से बाल उसके उड़ जाते हैं। तो एक तो ये है कि पशुओं को समय पर पेट के कीड़ों की दवाई जरूर दें। बरसात के मौसम में एल्बेंडाजोल है, पिपराजीन है, फेनबंडाजोल है, ये नज़दीक के पशु चिकित्सा से ये मिल भी जाती हैं। तो एक तो इन दवाइयों का इस्तेमाल करें और सबसे बढ़िया ये है कि जो अगर इस तरह की ज़्यादा समस्या है तो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 1 ml 50 किलोग्राम वजन के हिसाब से डॉक्टर से इसको लगवाएं, तो किसी भी तरह की खाज खुजली इस तरह की समस्या हैं, बल्कि उससे चीचड़ कलीली भी उससे खत्म हो जाएगी। जी, आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि चलते चलते आप कुछ सुझाव पशुपालकों को अगर देना चाहे, पशुओं में अच्छे प्रजनन क्षमता के लिए वो पशुपालक क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं? गर्भधारण की समस्या को कम करने के लिए आप सबसे पहले कि जिस समय गाय गर्म होती है उस समय हाइजीन मेंटेन रखें, साफ सुथरा रखें, बच्चेदानी के आसपास साफ सफाई रखें। कृत्रिम गर्भधारण करता जो आते हैं उस समय उनको भी खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि एआई करते समय कोई बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं हो। इसके साथ साथ में संतुलित आहार दे, मिनरल मिक्सचर दे, समय पर आप डिवॉर्मिंग कराते रहें। और इसके एक बात और ध्यान रखना है कि एआई के समय में आप थॉइंग प्रोसेस होता है उसमें टेम्परेचर जरूर देखें, हाथ से नहीं देखें। तो इन सब बातों का ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आइए हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर शर्मा, चलते चलते आपसे कुछ सुझाव लेना चाहेंगे हमारे पशुपालकों के लिए। हाँ, देखिए, जैसे मौसम बदल रहा है, बारिश हो चुकी है, तो अपने पशुओं को ज़्यादा बारिश से बचाएं, उसको हवादार जगह में रखें। और जैसा हम बताते हैं कि पशुशाला के आसपास पेड़ अगर हों तो बहुत अच्छा है, उसको खुली जगह में रखें। और अगर बहुत अच्छे दूध देने वाले पशु हैं और बहुत तेज़ धूप हो रही है तो उसको छाया में रखें और पंखा लगा के रखें। और में जो हीट स्ट्रेस है उसको कम से कम होने दें। और इस मौसम में पसीना बहुत निकलता है तो खनिज मिश्रण का प्रयोग जरूर करें। और ऐसे में जो अच्छे दुधारू पशु हैं उसमें जो कैल्शियम है बाजार के अंदर मिलता है, वो कैल्शियम का भी इस्तेमाल करें, जिसमें पशु में कई बार हाँफने की समस्या आ जाती है इन दिनों में, तो वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह पूरा ध्यान रखें। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने। धन्यवाद जी। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कल के विषय में, हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी उनके बारे में आपको बता देते हैं। बरसात में फूलों एवं सजावटी पौधों का रख रखाव, और इसके अलावा धान की फसलों में सिंचाई एवं प्रबंधन, इन विषयों पर कल के कार्यक्रम में चर्चा होगी। इस बीच आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे और आपको कुछ अहम जानकारियां देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।